हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको पीटी 365 पढ़ा रहा हूँ साइंस एंड टेक की, और इसमें मैं आपको हेल्थ वाले यूनिट को शुरुआत कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ इसका कारण बता दूँ कि पहला वाला यूनिट मैंने आपको बेहद आसान भाषा में पढ़ाया था, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड सारी चीज़ें हेल्थ में आएंगी, इसलिए मैंने आपको ये निश्चय किया है कि बायोटेक्नोलॉजी के बाद हेल्थ पढ़ा दें, क्योंकि इसी से सब चीज़ें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, हेल्थ वाले टॉपिक्स जो भी हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़े, इसके बाद हम लोग हेल्थ पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम आपको स्पेस टेक्नोलॉजी और आईटी वगैरह सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहला जो था बायोटेक्नोलॉजी, अब है हेल्थ। तो इसमें पहला टॉपिक आ रहा है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, BCI न्यूज में क्यों रहा है? क्योंकि एलन मस्क की कंपनी है न्यूरालिंक। आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। ठीक है, तो एलन मस्क की कंपनी है न्यूरालिंक। इसने क्या किया, एक मानव रोगी था, उसमें ब्रेन चिप लगाया। क्या नाम था उसका? वायरलेस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। इसको क्या किया, वहाँ पे इम्प्लांट कर दिया। ठीक है, सफलतापूर्वक इसको इम्प्लांट कर दिया उसके दिमाग में, वायरलेस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI को। अब ये करेगा क्या, अब ये होता क्या है? तो आसान भाषा में बता दूं, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जो है उसका इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि दिमाग के द्वारा ही जो है अनेक प्रकार की डिवाइसेस को, उपकरणों को जो है हम उसको संचालित कर सकें, ऑटोमेटिक थ्रू से, अपने सोचने के तरीकों से ही उसको जो है संचालित कर सकें। इसीलिए इसका इस्तेमाल होता है। आसान भाषा में बिल्कुल ये समझ लो। लेकिन अब आते हैं बुक क्या कहती है उसके हिसाब से। तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस ये होता है कि एक क्या है, कम्युनिकेशन की एक प्रणाली होती है। आपको ध्यान देना है, BCI क्या है? ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कम्युनिकेशन की एक प्रणाली है, कम्युनिकेशन की। इसके तहत क्या होगा, कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क से सीधे संकेत भेजेगा और इच्छा अनुसार जो भी बाहरी डिवाइसेस होंगी या एप्लीकेशंस होगा उसको क्या करेगा, वो संचालित कर लेगा। ठीक, तो ये चीज़ें आपने वही बताया मैंने आपको। अब इसके जरिए व्यक्ति क्या करता है, मस्तिष्क सीधे संकेत भेजेगा और आसपास की चीज़ को बदल सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, या उससे जो है कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकता है। यानी वही जो है अपनी इच्छा अनुसार जो है दिमाग का इस्तेमाल करके जो है इसका इस्तेमाल किया था, किसी भी डिवाइस को, एप्लीकेशन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे जरिए शब्दों में देखा जाए तो इसके 3 भाग होते हैं BCI के। ठीक है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के 3 भाग होते हैं। एक होता है डिवाइस, दूसरा होता है कंप्यूटर। अब डिवाइस क्या होगा? डिवाइस जो होगा कि मस्तिष्क से संकेत का पता लगाएगा और उसे रिकॉर्ड करेगा। ठीक, अब रिकॉर्ड किए गए मस्तिष्क के संकेतों का प्रोसेस और एनालिसिस करने के लिए कंप्यूटर होगा, और जिसको आप नियंत्रित करना चाहते हैं, जिस एप्लीकेशन डिवाइस को, वो डिवाइस होगी। ठीक है, तो 3 इसके मुख्य भाग होते हैं। फिर इसका फीडबैक जो है देना BCI का एक प्रमुख कार्य होता है। फीडबैक ये बताती है, जो भी उपयोगकर्ता होगा, यूजर होगा, उसको बताएगा कि कंप्यूटर किस निर्णय या कार्रवाई को व्याख्या करने में सक्षम है। ठीक, तो ये बातें हमने देख ली। तो अब थोड़ा सा इसमें आप देख लो, ये डायग्राम जो बनाया गया है इसको देखो कि पहले क्या करेगा, विशेष सेंसर वाले हैंडसेट का कैप का इस्तेमाल किया जाएगा और मस्तिष्क की गतिविधियों को यहाँ पे हम लोग एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, अब यूजर क्या चाहता है, उसकी वांछित क्रिया क्या है, उसकी पहचान करने के लिए कंप्यूटर प्रोसेस करेगा मस्तिष्क की गतिविधियों को। फिर इसके बाद उसको कंट्रोल करने के लिए एप्लीकेशन को सिग्नल भेजा जाएगा, और फिर इसके बाद यूजर को फीडबैक भी दिया जाएगा, उसने अगर कोई जो कार्य सोचा है वो हुआ है या नहीं, या क्या उसकी स्थिति है। इस तरह की इससे ये कार्य करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देख लिया सारी चीज़ें। तो अगर देखा जाए तो इसके अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे न्यूज में एक बात और रही है कि यहाँ पे एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने क्या किया कि मानव रोगी में ब्रेन चिप वायरलेस कंप्यूटर इंटरफेस को इम्प्लांट कर दिया। अब 2023 में अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एलन मस्क की जो न्यूरालिंक कंपनी थी उसको मानव परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी थी, तो इसलिए मानव परीक्षण यहाँ पे किया गया। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है वर्तमान में? तो भी जो कम से कम 100 गुना अधिक ब्रेन कनेक्शन वाली अगली पीढ़ी के जो है ब्रेन इम्प्लांट का निर्माण करना है। ठीक है, अब इस परीक्षण जब हुआ है तो इसमें तो न्यूरॉन स्पाइक का पता चला। न्यूरॉन स्पाइक पता चला, जो क्या है, काफ़ी पॉजिटिव ये खबर है। ठीक है, न्यूरॉन स्पाइक होते क्या हैं? तो स्पाइक जो होता है वास्तव में मस्तिष्क यानी ब्रेन में और शरीर में कोई भी कार्य करने के लिए जो भी निर्देश देते हैं उसके लिए इलेक्ट्रिक और केमिकल जो है संकेतक होते हैं, उनको हम स्पाइक बोलते हैं। ठीक, और न्यूरालिंक ने घोषणा यह भी की कि जो पहला उत्पाद होगा उसको नाम रखेंगे हम लोग टेलीपैथी। ठीक है, ये चीज़ें आपने देख ली, इसमें पूरा कवर कर लिया। तो अगर जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है उसको देखा जाए तो आमतौर पे जो कार्य करेगा, जैसे वो जिस तरह से कार्य करता है उसके आधार पे हम 2 तरीकों में उसको विभाजित करते हैं। एक होता है यूनिडायरेक्शनल, दूसरा होता है बाई डायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब सीधे जो है या तो मस्तिष्क संकेत प्राप्त करेगा या उसे भेजेगा, मतलब एक दिशा में उसका जो है उसका डायरेक्शन होगा, जबकि बाई डायरेक्शनल क्या करेगा, दोनों कार्य करेगा। ये बातें हैं। ठीक, अब
अब बात आती है कि जो BCI के लिए यानी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के लिए मस्तिष्क गतिविधियों को मापने हेतु अलग अलग तकनीकें मौजूद हैं। पहला है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी होता है, जिसमें क्या होता है कि सिर में छोटी सी जो मेटल की एक डिस्क होगी, इलेक्ट्रोड होगा, उससे लगा करके मस्तिष्क की जो भी इलेक्ट्रिक गतिविधियां होंगी उसको संकेतों को मापा जाएगा और फिर यही जो कोशिकाएं होंगी जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के माध्यम से कम्युनिकेशन करेंगी और ये सोते समय भी सक्रिय रहती हैं, किसमें, EEG में यानी कि इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी में। दूसरा होता है फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, fMRI, जैसे MRI होता है उसी तरह से fMRI है। इसमें क्या होता है कि जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी गतिविधियों की जो रिएक्शन में जो रक्त होगा वो ऑक्सीडेशन और उसके प्रवाह में आए बदलाव का पता लगाता है। तो ये बातें यहाँ पे इसमें की गई हैं। अब इसका मुख्य उपयोग कहाँ होगा, तो मुख्य उपयोग इसका होगा पार्किंसंस रोग में, मिर्गी में, रीढ़ की हड्डी की चोट वगैरह के इलाज में, स्वास्थ्य देखभाल में होगा, न्यूरोसाइंस और मस्तिष्क संबंधी जो रिसर्च होंगी इसमें इस्तेमाल होगा, साइंस एंड जो संचार कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हो सकता है और जीवन शैली में सुधार हो सकता है दिव्यांगजनों की और वृद्धों की मदद करने के लिए। ठीक है, इसमें हम लोगों ने सब कुछ कवर कर लिया। अब आते हैं हम लोग न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मस्तिष्क आप अगर देखो अपने ब्रेन को तो क्या होता है, लाखों कोशिकाओं से बना होता है, उसको हम लोग न्यूरॉन्स बोलते हैं। ठीक, इनको हम लोग जो है नर्वस कोशिकाएं भी कहते हैं। ठीक, इसमें क्योंकि इसमें इस शरीर में सूचनाओं, संकेतकों और संदेशों का क्या करते हैं, ये जो है प्रवाह करते हैं, उसका ये प्रवाह करते हैं, कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करते हैं, संकेतकों को इस्टेब्लिश करते हैं, सूचनाओं को इस्टेब्लिश करते हैं शरीर में। ठीक है, ये तो मस्तिष्क क्या होता है, इन्हीं लाखों कोशिकाओं से बना होता है जिसको हम लोग न्यूरॉन्स बोलते हैं। इसमें आप न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर देखो आप, तो इसमें एक जड़ लाइक स्ट्रक्चर होगा, जैसे पेड़ का जड़ होता है ना वैसे, उसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। इसमें जो है एक्सॉन होगा, ए वाला स्ट्रक्चर, और इसके बाद उसमें एक न्यूक्लियस भी होता है, एक प्रकार का सेल होता है। ठीक, ये चीज़ें हैं। अब न्यूरॉन्स जो होगा मस्तिष्क के अलग अलग भाग में, साथ साथ मस्तिष्क में, रीढ़ में, हड्डी में, पूरे शरीर में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए, इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए विद्युत और रासायनिक संकेतकों का इस्तेमाल करता है। इलेक्ट्रिक और केमिकल्स जो संकेतक होते हैं उसका इस्तेमाल करता है। ठीक, अब ये आप ध्यान दो कि अब न्यूरॉन्स क्या करेंगे, इन संकेतों को कैसे भेजेगा, तो डेंड्राइट कैसे पाएगा और भेजेगा, तो जो डेंड्राइट्स होते हैं ना इसी के माध्यम से ये प्राप्त करता है और भेजता भी है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान देना है। अच्छा, नर्व इम्पल्स होती हैं, न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो है जंक्शंस के माध्यम से प्रेषित होता है, जिन्हें सिनेप्सेस कहते हैं। अब न्यूरॉन्स 3 प्रकार के होते हैं, इसी न्यूरॉन्स को 3 प्रकार में हम लोग डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा, तो पहला होगा सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है, दूसरा होगा मोटर न्यूरॉन्स, तीसरा होगा इंटर न्यूरॉन्स। ये क्लास 9th की NCERT में सब चीज़ें आपने देखे होंगे, तो दिया 9th या 10th में दिया हुआ। ठीक है, 9th या 10th NCERT में सब चीज़ें दी हुई हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या है, ये जो होता है कि जो भी हमारे ज्ञानेंद्रियाँ होती है, जैसे आँख, कान, नाक जो होता है, ये सब चीज़ें इसको क्या करते हैं, इसकी सूचना को दिमाग तक ले जाती है, मस्तिष्क तक ले जाती है। मोटर न्यूरॉन्स क्या करती है, शरीर की मांसपेशियों को, वॉलंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर, जैसे कि चलना हो गया, बात करना हो गया। ठीक है, मतलब जो भी हम लोग अपना स्वैच्छिक गतिविधियां करते हैं, वॉलंटरी एक्टिविटीज़ करती हैं, उसको तक ये कंट्रोल करती है। इंटर न्यूरॉन्स क्या करती है, मस्तिष्क और रीढ़ में पाए जाने वाली जो होती है न्यूरॉल मध्यवर्ती होती है, ये मेडिटरी होती है, जो क्या करेगी सेंसरी न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स के बीच में जो है लेकर के मोटर न्यूरॉन्स के और अन्य चीज़ों तक इसका संकेत भेजती है। मतलब ये इंटरमीडिएटरी का काम करती है इंटर न्यूरॉन्स, नाम से ही पता चल रहा है आपको। तो इससे अब इसने हम लोग देख लिया सारी चीज़ें। अब आते हैं हम लोग इससे संबंधित कुछ अन्य घटनाक्रम है, जैसे कि ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग, इसको हम लोग ब्रेन मैपिंग बोलते हैं या ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं। ये पूछताछ का न्यूरोसाइकोलॉजिकल तरीका, जैसे मान लो कि जो अगर चोर वगैरह होते हैं, जो कभी बहुत हैवी कैदी होते हैं या आतंकवादी होते हैं, तो उनके लिए इसको ब्रेन मैपिंग का इस्तेमाल होता है। ब्रेन मैपिंग ये बोलते हैं, या इसको P300 टेस्ट भी बोलते हैं, या ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग भी बोलते हैं, और उसको अगर साइंस की भाषा में बोला जाए तो ब्रेन इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग बोलते हैं। जैसे किस लिए इसका इस्तेमाल होता है, तो जैसे मान लो नहीं आप मूवीज़ देखते होंगे जिसमें कि कई सारे जो होते हैं देशों में स्पाइस वगैरह जो होती हैं, जो गुप्तचर होते हैं, जो पकड़े जाते हैं, तो फिर उनको जो है इस प्रकार के टेस्ट वगैरह के कर करके सारी जो जानकारियाँ होती हैं दिमाग में, उसको हम लोग वहाँ पे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में जो छिपी जानकारी होती है उसको प्राप्त करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है, जिसमें व्यक्ति के समझ क्या होगा, शब्द, फ्रेज, चित्र वगैरह प्रस्तुत किए जाएंगे, और उसकी जो अब वो शब्द चित्र को देखाएगा तो उसके दिमाग में जो भी प्रतिक्रियाएं तरंग रूपी होती है उसको हम लोग यहाँ पे उसको
दर्ज कर लेंगे और दर्ज करने के बाद जो होगा तो फिर क्या करें, उसका मतलब मनुष्य का जो भी इलेक्ट्रिकल व्यवहार होगा उसका हम लोग प्रोसेसिंग करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे और उसके माध्यम से जो है फिर ये प्राप्त चलता है कि नहीं ये क्या सोच रहा है, क्या किसके अंदर जानकारी है, तो इसका जो है एक प्रकार का पूरा जो है खाका हम लोग इस पर प्राप्त कर लेते हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट से अलग होता है। कैसे अलग होता है? क्योंकि इसमें सवाल जवाब नहीं होते हैं बल्कि सब चीज़ें दिखाई जाती हैं विजुअल, ऑडियो वगैरह की चीज़ में, चित्र वगैरह की चीज़ में, ठीक है। और इसके बाद से जो है शरीर के जो है इसमें जो है दिमाग की एक्टिविटीज़ को वहाँ पे वो जो इलेक्ट्रिकल व्यवहार होगा उसको हम लोग वहाँ पे अध्ययन करते हैं। जबकि पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या होता है कि शरीर के विज्ञान के संकेतकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, पल्स रेट कितना है, सांस की गति। जैसे मान लो कि अगर आपको कोई चोरी किए हो और चोर हो आप, और आपको सामने ये बताया गया कि नहीं, आपसे सवाल पूछा गया कि नहीं आप जो है चोरी तुम किए कि नहीं किए, तो आपके मन में घबराहट जरूर होगी अगर आप चोरी किए रहेंगे तो, ठीक है। तो वो घबराहट को दर्ज करने के लिए क्या होती है, पॉलीग्राफ टेस्ट में होगा। लेकिन आपको सामने अगर आपको दिखाई है कि नहीं आप यहाँ जा रहे थे और सवाल आपसे नहीं पूछ रहा है और ये सामने से ये चीज़ गायब हो गई, ठीक, तो ये लेकिन यार ये कौन गायब किया होगा? अगर मैं इससे बात करूं तो आपके दिमाग में क्या पड़ेगा? अरे यार जब तो आपके दिमाग में जरूर होगा, इस सवाल तो आपसे पूछा नहीं गया लेकिन आपके दिमाग में एक चित्र जरूर बना हुआ कि हाँ हम जा रहे थे तो फिर क्या हुआ कि ये चीज़ें जो है ऐसे ऐसे हुई। वो अगर आप थोड़ा सा भी जो है आपके दिमाग में ये सब चीज़ें अपने जो काम किए हैं, कृत्य किए हैं या जानकारियाँ अगर वो आई तो इलेक्ट्रिकली बिहेवियर जो है उसको मैप कर लेगा और इसी को बोलते हैं ब्रेन मैपिंग, ठीक है, इसी टेक्नोलॉजीज़ को। बायो कंप्यूटर क्या होता है? तो शोधकर्ताओं ने, रिसर्चर्स ने एक ऐसा हाइब्रिड बायो कंप्यूटर बनाया है जो आवाज़ को पहचानने जैसा कार्य कर सकता है, ठीक, ये बातें हैं। इसमें कैसे होता है? तो लैब में जो भी मानव का विकसित टिश्यूज़ होते हैं उसको इलेक्ट्रिक सेंसर और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से जोड़ करके हम लोग बायो कंप्यूटर्स बनाते हैं। ये ऑर्गेनाइज इंटेलिजेंस का एक नया स्कोप है, नया सेक्टर है जिसमें हम लोग जो है बायो कंप्यूटर का निर्माण किया जा रहा है। ऑर्गन चिप्स है, इसमें क्या है, एक ऐसी प्रणाली जिसमें माइक्रोफ्लूइड चिप्स के अंतर्गत जो होता है जो आर्टिफिशियल या जो नेचुरल छोटे छोटे टिश्यूज़ होते हैं उसका इस्तेमाल होता है, जिसमें मानव की अंगों की जटिल संरचना और कार्यों का दोहराव कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी मानव शरीर की क्रिया विज्ञान है उसका नकल करने के लिए इन चिप्स को जो है सेल्स में छोटे छोटे परिवेश को नियंत्रित करना और ये टिश्यूज़ के जो स्पेसिफिक कार्य हैं उसको भी जो है ये रखने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। इसमें इन विट्रो टेक्निक का इस्तेमाल होता है, जिसमें क्या होती है कि यह तकनीक जो होती है शरीर के बाहर जो भी जैविक कोशिकाएँ हैं और जो टिश्यूज़ हैं उसके प्रयोग को सक्षम बनाती है, इन विट्रो टेक्निक, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ये आपको बहुत आसान भाषा में मैंने बता दिया। और ये सब कुछ है भी नहीं, आपने बेसिक तरीके से अगर पढ़ा है, थोड़ा भी अगर एनसीईआरटीज़ वगैरह पढ़े हैं ना तो ये सब चीज़ें आपको आसानी से आ जाएंगी। अब आता है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस AMR। याद करिए जब मैं आपको बायोटेक्नोलॉजीज पढ़ा रहा था तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, बीटी कपास के बारे में पढ़ाया था। बीटी कपास के बारे में पढ़ाया था कि बीटी जो होता है ये क्या होता है, एक जो है एक बैक्टीरिया होता है, ठीक। अब इस बैक्टीरिया में जब कपास में जब ये रोग लग रहे थे, क्या लग रहा था आपको, वॉलवार्म कीड़े, जब वॉलवार्म कीड़े जब लग रहे थे तो उससे कपास खराब हो जा रही थी। तो बीटी नामक जो बैक्टीरिया था उसमें से एक जीन को, इन रोगों की प्रतिरोधक क्षमता को निकाला गया और उसका इस्तेमाल किया गया, जेनेटिक मॉडिफाइड किया गया उस कपास को और उसका बीज बनाएगी और उसका इस्तेमाल होने लगा। फिर बाद में क्या हुआ, अचानक से कुछ जो हुआ कि ये जो भी बीटी कपास की जो कपास था ये इसके खिलाफ भी जो वॉलवार्म थे वो कीड़े जो है पिंक वॉलवार्म, जब ये मॉडिफाइड हुआ पिंक वॉलवार्म, पिंक कलर का, जो इस कलर का मैं आपको लिख रहा हूँ वो भी पिंक है, तो पिंक वॉलवार्म क्या हुआ, ये एक तरह से इसके खिलाफ रेसिस्टेंट डेवलप कर गए और उसके ऊपर बीटी कपास का कोई असर ही नहीं हो रहा था। तो फिर उसके लिए एक नई दवा बनाई गई। इसी प्रकार से अगर आप देखो तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्या होता है, वहाँ पे मैंने आपको समझाया था। अगर आपने बायोटेक्नोलॉजीज की क्लास नहीं करी है तो जरूर उसको पढ़िएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने बेहद आसान तरीके से आपको समझाया है, ठीक है। तो सुर्खियों में क्यों रहा कि WHO ने, ठीक है, इंसेवाइटिंग द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू बैक्टीरियल ट्रीटमेंट 2023 की रिपोर्ट जारी की। अब यह रिपोर्ट जो है ग्लोबल AMR रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब के साथ जो है ये साझेदारी में जारी की गई। इस रिपोर्ट में जो है AMR की निगरानी और प्रबंधन, ये रिपोर्ट जो है AMR की निगरानी करने वाले और उसका मैनेजमेंट करने वाले G7 देशों के लिए ये रिपोर्ट बनाई गई है, ठीक है। तो ये बातें हमने देख लिया। तो इसको जारी करने वाला जो है AMR रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हब है वो क्या है, एक जो है कुछ देशों का, कुछ NGOs का और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में साझेदारी है। 2018 में इसको शुरू किया गया था। जो भी वैश्विक स्तर पे, ग्लोबल लेवल पे जो भी एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस होता है उसके संबंध में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो चुनौतियाँ आती हैं उसका समाधान करने के लिए इसको शुरू किया गया था, जो अपने प्रयासों से सहयोग और समन्वय से सुधार करता है। वन हेल्थ का एक अप्रोच होता है। वन हेल्थ क्या है, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है।
इसके अंतर्गत क्या होता है, मानव और पशु स्वास्थ्य जो होगा, कृषि खाद्य प्रणालियों और जो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन उसकी दिशा में एकीकृत कार्रवाई को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, ये बातें हमने समझ ली। अब आता है कि जब जो चीज़ न्यूज में है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, ये होता क्या है। ठीक है, पहले इसको समझो आप। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस को समझेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस को। तो ये क्या होता है कि कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई या प्रोटोजोआ समय समय पर क्या करते हैं, अपने अंदर ऐसे बदलाव कर लेते हैं कि उनके ऊपर कोई भी जो रोगाणुरोधी दवाइयाँ होती है ना, जो इनको मारने वाली दवाई होती है, उनका कोई असर होता नहीं है। इस स्थिति को क्या बोलते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट होती हैं। ठीक है, तो अभी रोगाणुरोधी दवाइयाँ क्या होती हैं, तो जो अनेक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसके कारण जो भी संक्रामक बीमारियाँ होती हैं उसको रोकने के लिए इस्तेमाल करने वाली दवाइयाँ होती हैं। अब इन दवाइयों में जैसे क्या होता है कि एंटीबायोटिक होगा, जो आप लोग खाते हैं, अक्सर बीमार पड़ते हैं, तो एंटीवायरल होगा वायरस के लिए, एंटी फंगल होता है, एंटी पैरासिटिक्स होता है। ठीक है, तो इन दवाइयों के खिलाफ जो है ये क्या कर लेते हैं कि अपने शरीर के अंदर कुछ ऐसे बदलाव ला लेते हैं कि फिर इन दवाइयों का कोई असर उनके ऊपर होता नहीं है। ठीक है, अब AMR के चलते क्या होता है, संक्रमण का इलाज करना काफ़ी कठिन हो जाता है, क्योंकि अब जब वायरस ही दवाई काम ही नहीं करेगी फिर इसके बाद, तो फिर अब क्या करोगे। तो इसीलिए जो है अब जो अगर कोई रोगाणुरोधी प्रतिरोध विकसित हो जाता है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, तो उसको क्या बोलते हैं, सुपर बग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सुपर बग। ठीक है, सुपर बग इसको बोलते हैं। ठीक, अब इसका कारण क्या होता है, तो जो भी अगर आप देखेंगे एंटीबायोटिक दवाइयाँ, अगर आप बीमार होते हैं तुरंत एंटीबायोटिक खा लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि दुरुपयोग होता है, अत्यधिक प्रयोग होता है, बिना डॉक्टर के सलाह के खा लेते हैं, फिर वही होता है कि आपका जो बैक्टीरिया होगा उसके खिलाफ जो है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस डेवलप कर लेगा और आपके खिलाफ जो है दवाइयाँ कोई असर करेंगी ही नहीं। कई बार होता है कि जागरूकता और जानकारी का अभाव होता है, गुणवत्तापूर्वक सस्ती दवाओं और टीकों का क्लिनिकल दवाओं की सीमित उपलब्धता होती है। कई बार क्या होती है कि जेनरिक दवाइयाँ जो होती हैं वो आमतौर पर बिकने लगती हैं और उसका इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। जेनरिक दवाइयों के बारे में नीचे अभी आपको मैं पढ़ाऊँगा अच्छे तरीके से। ठीक है, बीमारियों को ठीक करने के लिए गलत खुराक ले लेते हैं एंटीबायोटिक की। कई बार होता क्या है कि पशुओं मामलों के इस बारे में स्वच्छता जल की सीमित उपलब्धता होती है। एंटीबायोटिक का होता है, उस पशुओं में इस्तेमाल होता है। ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस होते हैं, जैसे ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस क्या है, जलवायु परिवर्तन हो गया, प्रदूषण हो गया और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये तीनों चीज़ें एक साथ मौजूद हो, इसको बोलते हैं ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके कारक हैं। अब AMR के संबंधित में कुछ उपाय भी किए गए हैं, कुछ उपाय सरकार ने भी किए हैं, कुछ उपाय भारत ने भी किए हैं, विश्व ने किए हैं, कुछ भारत ने भी किए हैं। तो विश्व में क्या पाए हुए हैं, तो ग्लोबल एक्शन ऑन द एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस GAPAR, ये क्या इस्तेमाल की, क्यों इस्तेमाल शुरू किया गया, तो ये क्या किया गया कि जो सुरक्षित दवाओं की सहायता से संक्रामक रोगों की रोकथाम और उपचार के लिए इसका उद्देश्य इसको सुनिश्चित करना। दूसरा अवेयर प्रोग्राम, ये किस लिए किया गया, तो इसे WHO की जो है आवश्यक सूची, दवाओं की सूची के निर्माण के लिए विकसित किया गया, जो रेसिस्टेंस को रोकेगा एंटीबायोटिक के प्रति और उसका उपयोग को सुरक्षित बनाएगा। ये ग्लास क्या है, ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस एंड यूज सर्विलेंस सिस्टम। इसका उद्देश्य है कि AMR की निगरानी को बढ़ावा दिया जाएगा। 2015 में शुरू किया गया सिक्योर प्रोग्राम है। ये निम्न और मध्यम आय वाले जो होते हैं, मिडिल और जो लो इनकम वाले कंट्रीज है, इसमें एंटीबायोटिक दवाओं की पहुंच का विस्तार करने वाला जो है ये एक तंत्र है। वन हेल्थ ज्वाइंट एक्शन प्लान 2022 से 26 तक शुरू किया गया। इसमें कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिसमें FAO है, UNEP है, WHO है और जो है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन है। ये सब चीज़ों ने सबसे ज्वाइंट रूप से इसको जारी किया है। अब आती सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं इसको एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस को रोकने के लिए। तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन कंटेनमिनेंट ऑफ द एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस 2017 में शुरू किया गया। इंटीग्रेटेड वन हेल्थ अप्रोच पे ये केंद्रित है। दिल्ली घोषणा पत्र AMR पे बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली घोषणा पत्र, इससे क्या किया गया, इसमें संबंधित जो भी मंत्रालय थे, सभी मंत्रालय इसमें सबने सहमति दी और AMR पे नियंत्रण पे पूरा समर्थन की प्रतिबद्धता व्यक्त की। AMR अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को विकसित किया गया। फिर इसके बाद जो है राष्ट्रीय AMR निगरानी डेटा भी स्थापित की गई है। एंटीबायोटिक स्टीवार्डशिप प्रोग्राम्स को भी शुरू किया गया है, ताकि एंटीबायोटिक वार्डों में, ICU में जो है इसका दुरुपयोग, अति उपयोग ना हो। 2016 में रेड लाइन अभियान भी शुरू किया गया एंटीबायोटिक पर अंकुश लगाने के लिए। इतने सारी चीज़ें हैं यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, अभी कुछ इससे संबंधित कुछ अन्य कॉन्सेप्ट्स हैं। बायोफिल्म क्या होती है, तो जो बायोफिल्म सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया, इसकी एक प्रतिरोधी पतली परत होती है जो क्या कहते हैं, अलग अलग सतहों पर, जैसे कि कैथेटर या पानी के पाइप पर इससे बनती है और कवर कर लेती है। ये एंटीबायोटिक जो रेसिस्टेंस का जो है बायोफिल्म क्या करती हैं, गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये बातें हैं, इसमें हमने देख लिया, बात समझ लो बस।
अब आता है गैर संचारी रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझोगे कम्युनिकेबल डिसीजेज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, दोनों आप पढ़े होंगे जब आप बेसिक से पढ़ाई करते होंगे, जब 9th 10th वगैरह में हो रहे होंगे, 7th में, तो कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, एक्यूट डिसीज, क्रोनिक डिसीज, सब आप पढ़े होंगे। बेसिक चीज़ें हैं, वहीं इस पर बताया गया इसमें। सुर्खियों में क्यों रहा है, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय गैर संचारी रोकथाम नियंत्रण कार्यक्रम हेतु रणनीतिक परिचालन दिशा निर्देश 2023 और 30 को जारी किया। इसका उद्देश्य ये है कि जो भारत में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है उसको हम लोग को कंप्लीट प्रबंधन करना है। ठीक है, ये बातें हैं। अब आता है कि इसके दौरान कुछ पहल शुरू की गई। कौन कौन सी पहल की गई, तो 75-25 की पहल शुरू की गई। इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उसकी सहायता से हाई ब्लड प्रेशर और जो मधुमेह उसके वाले 75 मिलियन लोगों को 2025 तक जो है मानक देखभाल की सुविधा देने का लक्ष्य यहाँ पे निर्धारित किया गया है। दूसरी बात यहाँ पे शुरू की गई है, सशक्त पोर्टल शुरू किया गया है। तो ध्यान देना है पोर्टल को, इसमें एकदम कंफ्यूज मत होना, लिख लेना, बल्कि 4000 जो भी प्राइमरी हेल्थ सर्विस जो चिकित्सा अधिकारी हैं, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ देखभाल वाले, उनको नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए मानक उपचार वर्कफ्लो पे ट्रेंड करने के लिए सशक्त पोर्टल शुरू किया गया है। यह क्या करेगा कि यह पहल जो है समुदाय के निकट जो है जो भी हेल्थ संबंधित सेवाएं होंगी उसको शुरू की गई है उस वहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख लिया। अब क्या ये इसमें कुछ दिशा निर्देश हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि क्या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होते क्या हैं। तो इसको हम लोग क्रोनिक डिसीज वही बोलते हैं, जो क्या होते हैं, अस्थायी रोग होते हैं। आपको बताया ना कि एक्यूट डिसीज, क्रोनिक डिसीज। तो क्रोनिक डिसीज मतलब अस्थायी जो रोग होते हैं, ये लंबे समय तक बने रहते हैं और कई सारे जो फैक्टर होते हैं उसके कारण से ये जो है उत्पन्न, जैसे कि अनुवांशिक हो गया, शारीरिक हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, व्यवहार हो गया। जैसे कि एनएसडी के कुछ प्रमुख प्रकार क्या हैं, हृदय संबंधी रोग, हृदयघात हो गया, स्ट्रोक आना, कैंसर, ठीक है, चिरकालीन जो है कि श्वसन रोग होता है, मधुमेह होता है, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा वगैरह सब इसमें क्या होती हैं कि नॉन क्रॉनिक डिसीजेज होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं। भारत में लगभग जो 61% मौतें हुई हैं 2016 में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के कारण ही, एनएसडी के कारण ही, एनसीडी के कारण से ही हुई हैं। तो भारत सरकार के द्वारा कुछ पहल की गई थी एनसीडी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और निगरानी फ्रेमवर्क, जिसका उद्देश्य है कि 2025 तक इसमें कमी लाना है और इसके लिए सरकार फिट इंडिया प्रोग्राम भी चला रही है। तो हमने ये देख लिया। तो अभी आपको ध्यान देना है कि ये जो है किसने शुरू किया था कार्यक्रम, दिशा निर्देश किसने जारी किया था, परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने शुरू किया था। इसमें कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें दिशा निर्देश ये दिया गया कि कैंसर जो है, मधुमेह है, हृदय रोग है, स्ट्रोक है, इसकी नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है इसका नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम है राष्ट्रीय गैर संचारी रोकथाम नियंत्रण कार्यक्रम, NPNCD। ठीक है, कुछ कार्यक्रमों का दायरे का विस्तार भी किया गया। इसमें क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, COPD और अस्थमा, यार हिंदी में रहता है, हिंदी में पढ़ा नहीं जाता है बिल्कुल, तो इसकी इस्तेमाल की गई। यहाँ पे जो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर एसिड और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम की भी यहाँ पे जो है इसमें जो सबको कार्यक्रम को शामिल करके इनके दायरे को बढ़ाया गया है। तो दिशा निर्देश इसमें इतना यूपीएससी पूछेगा नहीं। हाँ, ये जरूर पूछ सकता है अंतर, जो टेबल बनाया है ना कि जो संचारी रोग होते हैं, गैर संचारी रोग होते हैं। तो इसमें कारण क्या होता है कि संचारी रोग में जो होता है संक्रामक जो रोगाणु होते हैं इसके वाहन का प्रसार करते हैं। इसमें कई सारे फैक्टर होंगे, इसमें जो है कई सारे फैक्टर से जो है इसमें शामिल होता है। अब इसमें रोग प्रचारक एजेंट कौन होगा, तो इसमें जो है विषाणु जीवाणु होंगे, इसमें कोई नहीं होता गैर संचारी में। वंशानुगत होता है तो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में प्रसारित होगा नहीं। दूसरी ये क्या होता है कि नॉन कम्युनिकेबल की दूसरी पीढ़ी में भी ये प्रसारित होता है। रोग का प्रकार कि ये बहुत जल्दी गंभीर रूप से विकसित होते हैं और संक्रमित करते हैं। ये समय के साथ विकसित होते हैं और लंबे समय तक रहते हैं, घातक रोग होते हैं। इनके उपचार में परंपरागत तरीके कारगर होते हैं, लेकिन इसके लिए विशेष उपचार की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए टीबी, मलेरिया इसमें होगा, इसमें अल्जाइमर रोग, हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा वगैरह इसमें चीज़ें आती हैं। तो हम लोगों ने इसको देख लिया। अब आते हैं हम लोग चौथे वाले आर्टिकल पे, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। क्यों बात की जा रही है, सुर्खियों में क्यों है, वो जानते हैं कि WHO ने ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2023 को जारी किया। अब टीबी क्या है कि यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, आमतौर पे फेफड़ों में। इसको जो है पल्मोनरी टीबी को यह प्रभावित करता है, फेफड़ों को जी प्रभावित करता है। इसको जो फेफड़ों को प्रभावित करता है उसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। ठीक है, पल्मोनरी टीबी इसको बोलते हैं। अब टीबी शरीर के कई सारे हिस्सों को प्रभावित करता है, जिसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। जो फेफड़ों के अलावा शरीर के कई सारे, जैसे कि बोन टीबी होता है, कभी आप देखो ना कई सारे लोगों को बोन टीबी होता है, जैसे हड्डी में भी टीबी होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस तरह होती हैं। इसके दवाओं में क्या होता है, कुछ दवाएं होती हैं जैसे कि आइसोनियाजिन, ठीक है, रैमफिमिसिन, एथेम्ब्यूटोल और
पायराजिमनाइड, ये दवा नहीं पूछेगा, पर ये दवाएं अगर आप जानते रहेंगे तो अभी आपको इसका काम आने वाली है। ठीक है, तो इन दवाओं का जो है इस्तेमाल होता है, आम दवाएं होती हैं। वर्तमान में टीबी के लिए जो लाइसेंस प्राप्त एकमात्र टीका कौन सा है? बीसीजी का टीका। बीसीजी का टीका जो है बच्चों को लगता है बैसिलस कैल्मिनेट गुएरिन। ठीक है, ये बातें हैं। अब यहाँ जान दो कि यह जो दवा है बीसीजी का, ये क्या है? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के लिए कारगर है, लेकिन जो है पल्मोनरी टीबी यानी कि फेफड़ों वाली टीबी है, इस पे ये कारगर नहीं होता है बीसीजी का टीका। ठीक है, तो ये ध्यान देना। भारत में जो है टीबी के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। तो भारत में टीबी, अभी ध्यान देना आपको, रिपोर्ट कौन जारी किया? ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट, तो WHO ने जारी किया है। ठीक, ये बातें आपको ध्यान देनी है। तो टीबी के रोकथाम के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। तो टीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2017 से 25 तक शुरू की गई। इसका उद्देश्य क्या है कि 2025 तक टीबी का उन्मूलन करना है देश में। याद रखना है, 2025 तक टीबी का उन्मूलन करना है। अभी पिछले 2 वर्षों पहले जो है, 1 या 1.5 वर्षों पहले 24 अप्रैल को पंचायती दिवस के दिवस टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत की गई थी। शायद बनारस से इसकी गई थी। ठीक है, याद ध्यान देना। निक्षय पोषण योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य है कि टीबी के मरीजों को इलाज तक पूर्ण अवधि तक पोषण प्रदान करना है। निक्षय पोषण योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान 2022, इसे जो है निक्षय मित्र पहल के तहत इसको शुरू किया गया है। इसका लक्ष्य भी 2025 तक टीबी को खत्म करना है। निक्षय मित्र क्या है? कि उपचार करा रहे टीबी के सभी मरीजों को जो है एडिशनल यहाँ पे हेल्प दी जाएगी, सहायता दी जाएगी। ठीक है, फिट ट्रीट ऑल एंड टीबी, यह WHO स्मार्ट टीबी पार्टनरशिप और ग्लोबल फंड की पहल है। ज्वाइंट तौर पे 40 बिलियन लोगों की उपचार, रिपोर्टिंग और यहाँ पे जांच करना है। मास्को घोषणा पत्र, तो 2 घोषणा पत्र आपने देखा है। दिल्ली डिक्लेरेशन देखा है। मास्को घोषणा पत्र क्या है? 2030 तक टीबी को समाप्त करने के लिए तत्कालीन कार्रवाई यहाँ पे अपनाया गया। ठीक है, बीपाल क्या होता है? 6 महीने की पूर्ण रूप से मुख से ग्रहण करने वाली 3 दवाओं की खुराक होती है, मुख से खाते हैं। टीबी का एक जो व्यापक रूप से दवा प्रतिरोधी जो क्षय रोग है, इसके ग्रसित रोगियों के इलाज के लिए होता है। ठीक है, इसमें जो है अब ये बातें यहाँ पे की जा रही है कि टीबी दवा प्रतिरोधी टीबी क्या होता है? तो वो टीबी जो कि क्या है, इस टीबी के जो बैक्टीरिया होंगे जो दवाओं के प्रति जो है वही आपने पढ़ा ना, AMR एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, AMR डेवलप कर लिए होंगे। तो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस टीबी होगा इसी में, फिर XDR टीबी होगा और TDR टीबी होगा। इसमें डिटेल में जाइए, UPSC यहाँ पे सवाल नहीं पूछेगा। ठीक है, ये दवाएं हैं, इन्हीं दवाओं के खिलाफ जो है इन पर कैटेगराइज किया गया है। भैया आपको दवा पता है ना कि ये दवाएं जो हैं, इन्हीं दवाओं के खिलाफ तरह तरह का जो रेसिस्टेंस डेवलप करेगा, उसके आधार पर 3 तरह पे इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये UPSC सवाल नहीं पूछेगा, ये फालतू ही दिया गया है यहाँ पे। दूसरा नेक्स्ट आर्टिकल आता है सिकल सेल डिसीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिकल सेल डिसीज के बारे में हम लोग समझते हैं कि पहले समझ लो सिकल सेल होता क्या है। तो सिकल सेल यहाँ पे समझ लो कि एक अनुवांशिक और जन्मजात बीमारी होती है। ठीक, अनुवांशिक है और क्या है? जन्मजात बीमारी है सिकल सेल। ठीक, ध्यान देना इसमें। यह बीमारी माता पिता से मिलती है। जब बच्चे को माता पिता, यह बीमारी जो होती है माता पिता से तब मिलती है जब बच्चे को माता पिता और दोनों में से एक जीन पहुंच जाता है। इसमें एक क्या है? एक असामान्य हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक, ध्यान दो, यहाँ पे क्या है? यह बीमारी माता पिता से तब मिलती है जब बच्चे को माता और पिता दोनों में से एक जीन पहुंचता है और असमान हीमोग्लोबिन बनता है। यदि माता पिता दोनों सिकल रोग से पीड़ित हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? 4 में से 1 बच्चा जो है सिकल सेल एनीमिया से जन्म लेगा। लेकिन यह भी संभव है कि 4 में से कोई एक बच्चा सिकल सेल से मुक्त रहा हो। अगर यदि माता पिता में दोनों सिकल सेल में लक्षण मौजूद है तो 50% संभावना है कि किसी बच्चे में यह रोग हो। मतलब क्या होता है कि आनुवंशिक रूप से एक तरह से पीड़ित होते हैं और कोई एक व्यक्ति पीड़ित होगा तो संभावना है कि हाँ ऑलमोस्ट वो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो सुर्खियों में क्यों रहा कि USA का जो खाद्य और औषधि प्रशासन है US FDA, इसने सिकल सेल डिसीज के मरीजों के लिए एक जो है क्रिस्पर आधारित पहली जीन थेरेपी को मंजूरी दी। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था। ठीक है, तो क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी मैंने आपको तो पढ़ाया था उस पर, तो उसी के आधार पर जो है पहली जीन थेरेपी को मंजूरी दी है। किस पर आधारित? किसके लिए? सिकल सेल डिसीज़ के लिए। अब ये बात है कि जो कैसगेवी और लिफजेनिया है, ये सिकल सेल के लिए सेल आधारित यानी कोशिका आधारित सेल पे डिसीज आधारित पहली जीन थेरेपी है। 12 वर्षों और उससे अधिक के उम्र के जो सिकल सेल डिसीज़ है उनकी रोगियों के इलाज के लिए मंजूरी दी गई है। और भारत ने भी जो है सिकल सेल डिसीज से निपटने के लिए सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन पर राष्ट्रीय मिशन भी शुरू किया है। ये भारत का पहल है। क्या पहल है? सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है। तो ये सिकल सेल है। ठीक है,
अब हम लोग आते हैं, ये हमने ऊपर पढ़ लिया सारी चीज़ें कि न्यूज में क्यों रहा। अब हम लोग सिकल सेल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और अनेक कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो अनेक कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम लोग। तो सिकल सेल डिसीज़ क्या होती है, पहले इसको देखते हैं हम लोग। सिकल सेल, तो सिकल सेल रोग जो होता है हीमोग्लोबिन से जुड़े जो अनुवांशिक विकार होते हैं उसका एक समूह होता है। अभी हीमोग्लोबिन को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, नीचे हम लोग पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो सिकल सेल रोग क्या होता है, हीमोग्लोबिन से जो है अनुवांशिक विकार, मतलब आपको बताया ना कि अनुवांशिक तरीके से ये जो है ट्रांसफर होता है। अनुवांशिक विकारों का एक क्या ग्रुप होता है, समूह होता है शरीर में। जो इससे क्या होगा, शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो प्रवाहित होता है। अब इसमें होगा क्या कि जो आरबीसी है उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि आप देखो, ये साधारण रेड ब्लड सेल्स है और साधारण हीमोग्लोबिन है, कितना स्वस्थ है, एकदम गोल गोल। लेकिन अगर सिकल सेल हो गया तो ये क्या हो गया, चांद के आकार का हो गया, ठीक है, चांद का आकार का हो गया। और ये हीमोग्लोबिन भी आपको देखेंगे सूख के टीबी जैसा लग रहा है, इसको पोलियो हो गया वैसे तो मजाक में बोल रहा हूँ, मतलब ये इसका स्थिति देख लो। अब होता क्या है कि अब इसकी ऐसी स्थिति रहेगी, ऐसे 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 ऐसे, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे देखो ना, ये तो स्वस्थ है, इसमें कुछ, अब ये तिरछा यहीं पे क्या होगा कि फंस जाते हैं। अब इसमें क्या है कि रक्त प्रवाह जो है इसको बाधित कर देगा सिकल सेल, क्योंकि यहाँ पे अब देखो ना फंस जा रहा है यहाँ पे। अगर यही गोल होता तो सीधे निकल जाता, लेकिन अब तिरछा हो जाने से फिर क्या हो गया है कि ये चाँद का आकार है, तो चाँद बन के फंस जा रहा है, ठीक है, तो ये दिक्कत कर दे रहा है, यही बात है यहाँ पे। अब ये अर्धचंद्राकार हो जाती हैं और इसी के आधार के बन जाती हैं। इससे क्या होगा कि जो भी सेल्स होती हैं उसकी लोचकता कम हो जाएगी और ये ब्लड सेल्स में जो होगा उसको जो खतरा होता है उसको रोकने लगता है। शरीर में जो ब्लड फ्लो उसमें बाधा आने लगती है, ठीक। तो इससे क्या होगा, स्ट्रोक आएगा, आँख की बीमारियाँ होंगी, संक्रमण होगा, बार बार दर्द होगा, इसको पेन क्राइसिस भी बोलते हैं। लक्षण इसमें क्या होगा, इसका पीलिया होगा, यकृत और प्लीहा का बढ़ना, स्प्लीन का बढ़ना, इसके लक्षण होते हैं। अगर भारत में देखा जाए तो सबसे जो जनजातीय आबादी होती है उनमें यह बीमारी सबसे आम होती है। जनजातीय क्षेत्र देखा जाए तो कई वर्षों तक मलेरिया बीमारी के लिए यानी एंडेमिक रहे हैं, यानी कई सारी जो है मलेरिया बीमारियाँ फैलती हैं, मच्छर से काटते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से धीरे धीरे यहाँ पे आरबीसी जो है ये क्या होगा कि दरांती आकार का होती गई ऐसे, ठीक है, और इसी वजह से यहाँ पे सिकल सेल डिसीज़ का खतरा यहाँ पे बढ़ता चला गया, ठीक, ये बात है। और वर्तमान में देखा जाए तो सिकल सेल का एकमात्र इलाज क्या है, बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन करना, ठीक है, बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन करना। लेकिन वर्तमान में अभी एक ही मात्र इलाज है, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्रिस्पर आधारित सेल जेन थेरेपी यहाँ में मंजूरी दी गई है। हो सकता है कि अगर कुछ अच्छा निकल कर सामने आ जाए। तो अभी भारत सरकार ने शुरू किया है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, भारत सरकार ने इसको ख़त्म किया है। तो इसका लक्ष्य क्या है, 2047 तक हमें जो है सिकल सेल के अनुवांशिक प्रसार को समाप्त करना है। कब तक, 2047 तक। और बजट जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो 2047 तक की भारत सरकार ने जो लक्ष्य रखा, क्या, विकसित भारत बनने का संकल्प रखा है अमृतकाल में, ठीक है, ये बातें आपको ध्यान देनी है। अब ये रणनीति इसके लिए क्या अपनाई गई है, तो 3 स्तंभ वाली जो है हेल्थ अप्रोच यहाँ पे अपनाई जा रही है, जिसमें जागरूकता फैलाई जाएगी, रोकथाम होगा, प्रबंधन मैनेजमेंट होगा, निरंतर की देखभाल की जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे लाभार्थी कौन होंगे, तो इस मिशन के तहत 0 से 18 वर्ष की आयु तक की आबादी को कवर किया जाएगा, बाद में 40 वर्ष की आबादी को भी शामिल कर लिया जाएगा। अब सिकल सेल को नियंत्रित करने के लिए कुछ अन्य पहल भी हैं। हीमोग्लोबिनोपैथी पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भी है, ये भी बात है इसमें। तो हीमोग्लोबिन की सभी जो अनुवांशिक बीमारियां होती हैं उसमें हीमोग्लोबिनोपैथी में शामिल होती हैं। इसके लिए एक सेवाओं का मतलब ये एक अन्य पहल भी की गई थी। अब आता है हम लोग जो है हीमोग्लोबिन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। हीमोग्लोबिन के बारे में समझेंगे और कॉन्ड्रोसाइट्स वगैरह के बारे में भी समझेंगे। तो बेहद आसान भाषा में समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मैं जो बता रहा हूँ उसको समझना। कार्टिलेज को आप जानते होंगे, कार्टिलेज क्या होता है, मानव शरीर में जो भी हड्डियाँ होती हैं उसके मध्य क्या होता है, एक कनेक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, टिश्यूज़ होते हैं कार्टिलेज। अब ये कार्टिलेज कैसे बनते हैं, तो कार्टिलेज किस लिए बनते हैं कि यहाँ बनाने के लिए कौन इस्तेमाल होता है, सेल्स होती हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होते हैं, कार्टिलेज के लिए जिम्मेदार कोशिकाएं होती हैं उनके निर्माण के लिए। अब कार्टिलेज क्या होते हैं कि हड्डियों के बीच में जो है कनेक्टिंग टिश्यूज़ के तौर पे कार्य करते हैं। ये कार्टिलेज होंगे हड्डी, जैसे आप जोड़ है ना, जैसे आप जोड़ है, आपका जो घुटना होगा और घुटना 2 घुटना जोड़ते हैं, इसके बीच में कार्टिलेज लगा था, ठीक है। अब कार्टिलेज का निर्माण कैसे होगा, तो कॉन्ड्रोसाइट से निर्माण होगा, ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट से। अब ये कॉन्ड्रोसाइट्स क्या करती हैं, एक तरल पदार्थ स्रावित करती हैं जिसमें जो है कार्टिलेज को क्या करता है, मजबूत बनाता है और लचीला बनाता है, ठीक। अब कॉन्ड्रोसाइट्स ही जो है सेल्स में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं, परिवहन करती हैं और उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक भी होती है। किसके लिए, हीमोग्लोबिन के लिए। ध्यान दो,
दो चीज़ें बात कर रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए, आप कहीं पढ़े नहीं होंगे। कार्टिलेज को आप समझो क्या है, जो हड्डियों के बीच में, अस्थियों के बीच में टिश्यूज़ हैं, कनेक्टिंग टिश्यूज़ हैं एक तरह से, ठीक। इसका निर्माण कौन करता है? कॉन्ड्रोसाइट करती है। अब कॉन्ड्रोसाइट क्या करेगी? एक लिक्विड पदार्थ स्रावित करती है जो कार्टिलेज को क्या करेगा? मजबूत बनाएगा, लचीला बनाएगा, फ्लेक्सिबल बनाएगा। अब कॉन्ड्रोसाइट ही जो है, ये जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उसमें हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है और उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक भी होता है। कॉन्ड्रोसाइट में जो है हीमोग्लोबिन क्या होता है? ऑक्सीजन स्टोर होता है और ज़रूरत पड़ने पर सेल्स को इसको जो है आपूर्ति करता है। समझ में आ गया आपको? यानी हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन को संग्रहित भी करेगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को, और इसको कोशिकाओं की पूर्ति भी करेगा, ट्रांसपोर्ट भी करेगा, ठीक है। और ये कार्टिलेज के निर्माण के लिए भी जरूरत होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने समझ लिया क्या नाम इसका? कॉन्ड्रोसाइट्स। तो अभी क्या हुआ है, हीमोग्लोबिन के संबंधित कुछ तथ्य ये है कि नया अध्ययन हुआ है। तो नया अध्ययन में मालूम चला कि कॉन्ड्रोसाइट जो है हीमोग्लोबिन को बनाते भी हैं और हीमोग्लोबिन बॉडी को निर्माण भी करते हैं, ठीक है। नया अध्ययन हुआ है। अभी आप जानते थे कि हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन करता है? रेड ब्लड सेल्स करती हैं, आरबीसी करती हैं। पर यहाँ पे नया अध्ययन मालूम चला कि कॉन्ड्रोसाइट्स भी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, हीमोग्लोबिन बॉडी का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन क्या है कि आयरन युक्त एक प्रोटीन है, ये सब ध्यान दो, आयरन युक्त प्रोटीन है इसमें, ठीक है। इसमें यह कहता है जो टिश्यूज होते हैं उसके तहत ऑक्सीजन को ये ट्रांसपोर्टेशन करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। और ये जो है वर्टिब्रेट प्राणी होते हैं, वर्टिब्रेट करोसिक्यू जो प्राणियाँ होती हैं, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट आप जानते होंगे, मुझे नहीं लग रहा कि इसको बताने की जरूरत होगी। वर्टिब्रेट प्राणियों को जो है उसमें आरबीसी में यह पाया जाता है, ठीक है। अब ठंडे जल की मछलियों को छोड़कर सभी वर्टिब्रेट में हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन के माध्यम से ही जो है ऑक्सीजन का परिवहन होता रहता है, ठीक। ये बातें हैं। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ एक जो है रिवर्सेबल बॉन्ड बनाता है, ध्यान देना। हीमोग्लोबिन क्या करता है? कमजोर बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक। ऑक्सीजन युक्त अवस्था में जो हीमोग्लोबिन होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे, चटक लाल। ऑक्सीजन की जब कमी वाली अवस्था होगी उसमें बोलेंगे डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे, ठीक। हीमोग्लोबिन का निर्माण कहाँ पे होगा? तो बोन मैरो की कोशिकाओं में होगा। आरबीसी का भी जो है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में ही होता है, ठीक। ये एंटीऑक्सीडेंट गुण भी प्रदर्शित करते हैं और संभावित रूप से अवरोधक और रक्षक कार्य में भी योगदान देते हैं, ठीक है। ये बातें हमने देख लिया। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? कॉन्ड्रोसाइट्स को देखा और कैसे ये जो है कार्टिलेज वगैरह के निर्माण में और हीमोग्लोबिन के निर्माण में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। छठवां वाला आर्टिकल है रेयर डिसीज के बारे में। तो न्यूज में क्यों रहा कि परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने पहली बार रेयर डिसीज के 4 दुर्लभ रोगों के इलाज के लिए जेनरिक दवाएं जारी कर दी हैं। किसने जारी की हैं? परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने पहली बार रेयर डिसीज के लिए इलाज के लिए जेनरिक दवाएं यहाँ पे जारी की हैं। कौन कौन से 4 रोग हैं? तो उनको आपको ध्यान देना है कि आपको जो है टायरोनिसिया टाइप 1, गौचर रोग, विल्सन रोग या ड्रेविट या दौराना जो होता है लेनेक्स गैस्ट्रॉट सिंड्रोम, ठीक है, गैस्ट्रॉट सिंड्रोम। ये 4 जो है रोग होते हैं, दुर्लभ रोग हैं। इनके लिए क्या जारी की है? जेनरिक दवाएं यहाँ पे जारी की हैं। जेनरिक दवा के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। दुर्लभ रोग पहले क्या होते हैं वो समझो कि WHO के अनुसार दुर्लभ रोग ऐसे होते हैं जिसपे 1000 पे 1 मामले हों ऐसे, और आजीवन बनने वाले रोग होते हैं, ठीक है। शरीर को बहुत कमजोर कर देते हैं, अनुवांशिक प्रकृति के लगभग होते हैं और दुनिया भर में 5% आबादी से पीड़ित होती है। इसके लिए कुछ पहल भी अपनाई गई है, जैसे कि दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2021 बनाई गई है। इसके लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। किस योजना के तहत? राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत होता है। इसके 3 समूहों में वर्गीकरण होता है कि अब इन रोगों का कि एक समूह ऐसा हुआ जिसमें एक बार इलाज से ठीक हो जाए, जो दूसरी ऐसी होती है कि इसके लिए उपचार की लागत थोड़ा कम होती है और आजीवन उपचार होना चाहिए। इसका समूह तीसरा होता है कि उपचार पे खर्च काफ़ी अधिक होता है और ये आजीवन रहने वाली बीमारियां होती हैं, ठीक होती नहीं है। व्यक्तिगत उपयोग के लिए दुर्लभ जो बीमारियां उसकी दवाओं को बेसिक सीमा शुल्क से भी छूट दी गई है। और फार्मास्यूटिकल के लिए जो है PLI स्कीम भी जो है यहाँ पे शामिल किया गया है और ऑर्फन ड्रग्स भी शामिल यहाँ पे की गई हैं, ठीक है, ऑर्फन ड्रग्स, ठीक। ये बातें तो यहाँ पे ध्यान देना है कि 4 दुर्लभ रोगों के लिए जेनरिक दवाई जारी की गई है। और दुर्लभ रोग ऐसे होते हैं WHO के अनुसार जो 1000 प्रति 1000 जनसंख्या पर 1 मामले हो या उससे भी कम मामले हों, ठीक। ऐसी बातें हैं। 7वां आता है आर्टिकल फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाएं। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाई यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो न्यूज में क्यों रहा वो पहले समझते हैं कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने CDSCO ने 5 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन को बिक्री के लिए मंजूरी दी है, सशर्त मंजूरी दी है, जिस पर पहले बैन लगाया गया था, ठीक।
फिक्स डोज कॉम्बिनेशन क्या होता है पहले वो समझ लो। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं अधिक से, जिसका इस्तेमाल क्या होगा, किसी उपयोग जो होता है रोग का निश्चित लक्षण के लिए किया जाता है। जैसे क्या किसी दवा का उत्पाद होगा, ठीक है, उसके जैविक रूप से जो भी सक्रिय घटक होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एपीआई बोलते हैं। एपीआई को आप जानते होंगे क्या बोले, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोलते हैं, सक्रिय औषध सामग्रियां बोलती हैं, जो जिसका इलाज या रोग के जो इलाज करने के लिए शरीर में बेहद आवश्यक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो यदि कोई दवा का कॉम्बिनेशन बनता है ना, जैसे आप कहीं डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको बताओ कि सर मुझे पेट दर्द कर रहा है या फिर मुझे मान लो बुखार है, तो उसके साथ क्या देगा, उसके साथ पैरासीटामॉल देगा, प्लस आपको जो है क्या बोला, एक जो है हो सकता है कि आपको क्या बोलते हैं एंटीबायोटिक दे दे, दूसरा क्या देगा आपको, एक दवा और भी देगा, वो देगा आपको जो है एसिलाक वगैरह देगा ताकि जो है एसिडिटी वगैरह ना बने इसको, ठीक है। तीन जो है ये क्या है, एक डोज बनता है, ये क्या होता है, डोज बनता है, एक कॉम्बिनेशन बनता है दवा का, ठीक है। तो यदि कोई दवा पहली बार कॉम्बिनेशन बनाया जाता है तो उसकी नई दवा की परिभाषा के तहत उसको शामिल करते हैं, और नई दवाओं को लाइसेंस देने से पहले जो है भारत के जो औषधि महानियंत्रक है DCGI उससे मंजूरी लेना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो HIV ड्रग्स के लिए फिक्स डोज कॉम्बिनेशन का यहाँ पर उदाहरण दी गई है यहाँ पे, तो 600 mg जो है FR रेंज लगता है, 200 mg जो है ये बताया गया इसमें दवाई सब, इससे ये दवा निकल करके आती है, ये डोज बनता है, फिक्स डोज का कॉम्बिनेशन होता है। इसी तरह से ये मतलब फिक्स डोज मतलब इन द सेंस कि कुछ सारे जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होंगे उनको यहाँ पे शामिल करके किसी एक का लक्षण या किसी एक रोग का वहाँ पे इलाज किया जाएगा, ठीक है, ये बातें हैं। तो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के लिए भारत सरकार ने कुछ कदम भी उठाए हैं, जैसे कि 2001 ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 2008 है, उसके तहत नकली और मिलावटी दवाओं के लिए जो भी विनिर्माता हैं उनके ऊपर कठोर दंड लगाया जाएगा। CDSCO के तहत जो है केंद्रीय औषधिक प्रयोगशालाओं में परीक्षण क्षमताओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है, और 2017 में जो है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक नियम में संशोधन किया गया है, ठीक। अब जो DCGI होता है वो क्या होता है, CSDO का प्रमुख होता है, देश भर में जो भी दवाएं होती हैं गुणवत्तापूर्वक उसका आपूर्ति सुनिश्चित करता है, और यह परिवार स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय अधीन के तहत कार्य करता है। जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन होती है उसके गुण क्या है कि दवाएं अत्यधिक कारगर होती हैं, लागत भी कम होती है, और वितरण के लिए लॉजिस्टिक आसानी से उपलब्ध होता है। अब यह बात यह है कि इसके दोष हैं, इसके दोष भी हैं, तो मिसमैच होता है, कभी कभी क्या होता है दवाओं का असर मिसमैच हो जाता है, कभी इसकी सेल लाइफ कम होती है, और AMR का यानी कि जो रोगाणुरोधी प्रतिरोध होता है, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस होता है, जब मैंने आपको बताया था, उसका कारण भी बनता है। कुछ अन्य यहाँ पे विकास भी हुए हैं, कुछ अन्य चीज़ें भी हैं, जैसे कि NPPA ने, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 23 दवाओं की खुदरा कीमतें तय कर दी हैं, जो मधुमेह और उक्त रक्तचाप के इलाज की दवाएं भी इसमें शामिल हैं, और 15 जो शेड्यूल दवाएं उसकी कीमतों में भी संशोधन किया गया है औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश के द्वारा। भारत में जो दवाओं का मूल्य नियंत्रण होता है तो उसके लिए जो है परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची तैयार की है, ठीक, ये बातें आपको ध्यान देना है। और राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण जो होता है इन मूल्य नियंत्रणों को लागू करता है, और यह जो है किसका निकाय है, तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय का निकाय है, स्वास्थ्य मंत्रालय का निकाय नहीं है। NPPA ध्यान देना आपको, ठीक। अब आता है 8वां वाला आर्टिकल, जेनरिक ड्रग्स क्या होती हैं। अब बार बार आपको समझ में आ रहा था, सवाल ये आ रहे थे जेनरिक दवाएं क्या होती हैं, ब्रांडेड दवाएं क्या होती हैं, चीज़ें आ रही थी ना, अब आ गया यहाँ पे। तो जेनरिक दवाएं पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो रोग है उनका अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण, यहाँ पे बात की गई है रोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण। तो आज की क्लास 2 आर्टिकल पढ़ के ख़त्म करेंगे, क्योंकि अब काफ़ी मैंने सुबह में भी एक क्लास ले ली थी। तो जेनरिक दवाएं क्या हैं वो समझते हैं। पहले सुर्खियों में क्यों रहा कि हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी डॉक्टर्स को केवल जेनरिक दवाएं लिखने के लिए अलर्ट जारी कर दिया, ठीक है। किसने जारी किया, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी किया, डॉक्टर्स को केवल जेनरिक दवाएं लिखना है, ये अलर्ट जारी किया गया है। तो जेनरिक दवाएं होती क्या हैं, तो ब्रांडेड दवाओं के समान ही होती हैं जेनरिक दवाएं, और ये जेनरिक दवाएं ब्रांडेड की दवाओं के समान कार्य भी करती हैं, और उसी के समान जो है चिकित्सकीय लाभ भी प्रोवाइड करती हैं। ये दवाएं जो होती हैं खुराक, सिक्योरिटी, प्रभाव, प्रयोग के तरीके, गुणवत्ता, विशेषताएं, उपयोग के मामलों में ब्रांडेड दवाओं के समान ही होती हैं, ठीक। अब जेनरिक दवाएं कब बनती हैं, तो अगर मान लो कि किसी भी ब्रांडेड दवा है उसका पेटेंट अगर समाप्त हो जाए, ठीक है, या खत्म या आवेदन करने की तारीख के 20 वर्ष बाद, 20 साल बाद जो होता है जेनरिक दवा उसका बनाया जा सकता है, ठीक है। हालांकि
भारतीय पेटेंट एक्ट के तहत जो है अनिवार्य लाइसेंस बनाया गया है, यानी किसी भी मैंने बिना लाइसेंस का आप दवा नहीं बना सकते, यानी लाइसेंस आपको थोड़ा सा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जो ब्रांडेड दवाएं और जेनरिक दवाओं के अंतर क्या होता है कि ब्रांडेड दवाएं होती है उसमें पेटेंट से संरक्षित होती है, उसको पेटेंट होता है और ये महंगी होती हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये उत्पाद के जो है डिजाइन का दौरान इसको विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है, और जो भी कंपनी इसको खोजेगी, नवोन्मेषक कंपनी, मान लो कि एक कोई कंपनी है जिसका नाम है ए और इसने दवा खोजी बी, तो यही बनाएगी सिर्फ दवा, ठीक है। कब तक बनाएगी? 20 साल तक बनाएगी, जब तक मतलब उसका जो है उसके पास रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए क्रोसिन जो है ये क्या है, एक आपका जो है ब्रांडेड दवा है, लेकिन जेनरिक दवाएं क्या है, पेटेंट से बाहर है, इनको पेटेंट से कोई मतलब नहीं है, ब्रांडेड दवाओं से सस्ती होती हैं और ये ब्रांडेड दवाओं की तुलना में अनिवार्य रूप से रखना अनिवार्य होता है। कई सारे फार्मास्यूटिकल उद्योग इसका निर्माण कर सकते हैं। अब पैरासीटामोल, जो पैरासीटामोल खाते हैं वो क्या है, जेनरिक दवा है, सस्ती भी है, ये बातें हैं। तो भारत में जेनरिक दवाओं का विनियमन कैसे होता है, तो बस आप समझ लो कुछ चीज़ें हैं, इसमें याद नहीं करना है। तो जेनरिक दवाओं में 2-3 चीज़ें, जैसे भारतीय चिकित्सा परिषद नियम है 2002 है, इसमें यह निर्धारित किया गया कि जो प्रत्येक डॉक्टर होगा वो जेनरिक दवाओं के नाम स्पष्ट रूप से और बड़े अक्षर में लिखेगा, और दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन उपयोग तर्कसंगत ये भी सुनिश्चित करेगा ताकि जो उपयोग हो वो तर्कसंगत तरीके से हो पाए। नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 है, यह क्या करता है, यह जो है इस नेशनल मेडिकल कमीशन के एथिकल एंड मेडिकल ड्रग रजिस्ट्रेशन बोर्ड को पावर देता है कि डॉक्टर द्वारा किसी प्रकार का उल्लंघन होगा तो उसके खिलाफ जो है अनुशंसात्मक कार्रवाई की जाएगी। औषधि प्रसाधन सामग्री नियम 1945 में संशोधन किया गया, ठीक है, ये बातें यहाँ पे की गई। भारतीय औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड है, जो भी यह बोर्ड क्या करता है, जो भी फार्मेसी होंगी या दवा की दुकानें होंगी उनको मरीजों को जेनरिक दवाएं बेचने की अनुमति देता है, भले ही जो है चिकित्सक द्वारा प्रिस्क्रिप्शन में क्या किया गया, ब्रांडेड दवा का जिक्र किया गया हो, पर भारतीय औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड जो है वो जेनरिक दवाओं का जो है बेचने की अनुमति प्रदान कर सकता है, ठीक है। अब यह जो भारतीय औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड है वो किसके मंत्रालय अंतर्गत है, तो ये परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत होता है। दवाओं के संबंधित तकनीकी मामलों पर निर्णय लेने वाली जो है सबसे हाई सर्वोच्च संस्था होती है। जेनरिक दवाओं को बढ़ावा देने के लिए कुछ पहल शुरू की गई हैं। कौन कौन सी पहल शुरू की गई हैं, तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय, ध्यान देना, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा 2008 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को शुरुआत की गई। परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन शुरू किया गया। कमेंट करके बताना कब शुरू किया गया, मैं नहीं बताऊंगा, ये सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरओ का सवाल जो था यूपीपीसीएस में पूछा हुआ था। रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जो है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना भी शुरू की जा रही है। दूसरा उससे संबंधित एक घटनाक्रम है बायोसिमिलर एक फार्मा कंपनी को बायोसिमिलर ट्रैस्टुजुमैब नाम की विपणन के लिए, कैंसर की दवा है, उसके विपणन के लिए यानी उसके जो है बेचने के लिए, एक तरह से मार्केटिंग के लिए CDSCO से अनुदान प्राप्त हुआ है। बायोसिमिलर ऐसी दवा होती है जो कि स्ट्रक्चर में और इफेक्ट में एक जैविक दवा होती है, और जैविक दवा में किसी भी सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है, जैसे कि ईस्ट वगैरह का, ठीक है, ये बातें हैं। तो इसमें ये क्या होता है, एक जो है स्ट्रक्चर में ही और प्रभाव में भी एक जैविक दवा होती है। जैविक दवा में किसी भी जीवित सूक्ष्मजीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होता है, ये बातें आपको ध्यान देनी है। रोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द डिसीज़, यहाँ पे बात की जा रही है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द डिसीज़। सुर्खियों में क्यों रहा, क्योंकि WHO के जो है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ में अब मॉड्यूल 2 शामिल किया गया। मॉड्यूल 2 को जो है, जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन 11 है उसमें ट्रेडिशनल जो मेडिसिन वाले पद्धति के चैप्टर में शामिल किया गया। मॉड्यूल 2 में क्या है, आयुर्वेद है, यूनानी है, इसको मैंने मंथली मैगजीन में कराया भी था, और यूनानी चिकित्सा पद्धतियाँ इसको शामिल किया गया है। 500 से अधिक कोड है जिसमें कि संक्रामक बीमारियों के साथ जो भी जीवन शैली संबंधी बीमारियाँ होती हैं उसको भी यहाँ पे शामिल किया गया है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़ में। अब ये इंटरनेशनल रोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण क्या होता है कि मानव रोगों और मृत्यु से संबंधित जो डेटा होती है उसकी रिकॉर्डिंग होगी, उसका रिपोर्टिंग होगा, विश्लेषण होगा, व्याख्या होगा, तुलना होगा, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक है, ठीक है। इसमें मॉड्यूल 1 को शामिल किया गया था, बाद में मॉड्यूल 2 को भी शामिल किया गया। इसमें मॉड्यूल 2 में आपने बताया मैंने क्या क्या शामिल है, तो मॉड्यूल 2 में आपको शामिल है आयुर्वेद है, यूनानी पद्धतियाँ होती हैं जो कि चिकित्सा संबंधी ये पद्धतियाँ होती हैं, ठीक। अब मॉड्यूल में जो है, मॉड्यूल 1 में जो है चीन की जो है विकसित पारंपरिक चिकित्सा को मंजूरी दी गई है और इसका जापान और कोरिया में इस्तेमाल होता है। तो ICD-11 का महत्व ये है कि इसमें निदान श्रेणियों की सूची दी गई है जिसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी उपलब्ध और तुलना योग्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियाँ होती है उसका संग्रहण किया जाएगा और रिपोर्ट की जाएगी, और इसके लिए वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा के मानदंडों और विकास का इसको जोड़ा जाएगा। तो पहली बात आती है कि पारंपरिक चिकित्सा होती क्या है, तो आप एकदम आसान भाषा में समझ लो कि ऐसे देशज या ऐसे जो हम लोग आम तौर पे आम जीवन पे जो है ऐसी कौशल ज्ञान या पद्धतियों का इस्तेमाल होता है। जैसे आप समझ लो कि बुखार होता था, पहले लोग क्या करते थे, चिरैता खा लेते थे, बुखार ठीक हो जाता था,
इसके लिए कौन सी डॉक्टरी का इस्तेमाल हो? कोई नहीं। उसी प्रकार से कुछ ऐसी पद्धतियाँ होती हैं जिसका देशज में इंडिजिनियस पीपुल या अलग अलग संस्कृतियों में सेहतमंद बने रहने के लिए, शारीरिक और मानसिक बीमारियों के निदान के लिए, उपचार के लिए लोग करते हैं। ठीक है, पारंपरिक चिकित्सा के बारे में, जैसे आयुर्वेद हो गया, आयुर्वेद हमारी पारंपरिक चिकित्सा है। तो इसी प्रकार से बात हो रही। नमस्ते पोर्टल शुरू किया गया है, किस लिए? यह पोर्टल आयुर्वेद सिद्ध यूनानी चिकित्सा प्रणालियों के लिए जो भी शब्दावलियाँ हैं उसको मानकीकृत करेगा और विभिन्न बीमारियों को कोड देगा। आयुष स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है। यह आयुष स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रणालियों को विकसित करेगा। रोगियों की देखभाल संबंधी सभी कार्यों को एक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का मंच है। गुजरात डिक्लेरेशन, गुजरात डिक्लेरेशन ध्यान देना, ये प्रथम WHO का पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आउटकम डॉक्यूमेंट है। मंथली मैगजीन में मैंने पढ़ाया था आपको। तो मैंने आपको यहाँ पे दिल्ली डिक्लेरेशन पढ़ा दिया है, उसमें मॉस्को डिक्लेरेशन है, और इसी क्लास में और ये तीसरा आ रहा है गुजरात डिक्लेरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि WHO का प्रथम है, पहला है पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का जो है आउटकम डॉक्यूमेंट है, ये किसके पे है? ट्रेडिशनल चिकित्सा के बारे में ही है। ठीक है, तो ये आपको मैंने मंथली मैगजीन में पढ़ाया भी था, दोबारा आ गया है। किसके लिए है? प्रथम WHO पारंपरिक वैश्विक शिखर सम्मेलन जो था पारंपरिक चिकित्सा संबंधित, उस पर ये विजन डॉक्यूमेंट था, ये आउटकम डॉक्यूमेंट था। जब मतलब ये जो सम्मेलन हो गया तो उसके बाद ये डॉक्यूमेंट निकल कर आया, गुजरात डिक्लेरेशन। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, और आपको मैंने लगभग सब चीज़ें समझाई दी हैं, सब चीज़ें कवर हो गई होंगी। फूड फोर्टिफिकेशन से कल स्टार्ट करेंगे, और इसके बाद जो है कल ही मैं आपको हेल्थ वाला टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद जो है आपका साइंस एंड टेक का मुश्किल से 4 क्लासेस होंगी, उसके बाद आपका साइंस एंड टेक खत्म हो जाएगा। ठीक है।